एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, इसका मतलब ये है द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। जिस्म के अंदर पानी और डिफरेंट किस्म के साल्ट्स और आयंस होते हैं, उनके बैलेंस को, जो उसका सेट पॉइंट है वहीं पे मेंटेन रखना, इसको ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। इसके अंदर जो मेन ऑर्गन्स यूज़ होते हैं वो किडनीज़ होते हैं। सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनीज़ ही ये काम करते हैं और फिशेस के अंदर भी किडनीज़ यही काम करते हैं। तो फिशेस भी बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह से अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयंस और पानी का एक स्पेसिफिक बैलेंस मेंटेन रखती हैं। ये हर फिश के लिए अलग-अलग होता है। तो इस काम के लिए फ़िश अपनी किडनीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िशेस के अंदर किडनीज़ थोड़ी छोटी होती हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो मोस्टली फ़िशेस जो प्रिमिटिव फ़िशेस हैं इनके अंदर किडनीज़ मीज़ोनेफ्रिक होती हैं, और जो उससे थोड़ी आगे की फ़िशेस उनमें मेटानेफ्रिक किडनीज़ होती हैं। जिस तरह से बड़ी एडवांस किडनीज़ जिसके अंदर बाकायदा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, उस तरह की किडनीज़ इनके अंदर नहीं होती। इस वजह से इनकी किडनीज़ की एफिशिएंसी कम होती है, और उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए फ़िशेस अपने गिल्स को एज एन एक्सेसरी ऑर्गन यूज़ करते हैं, यानी कि गिल्स किडनीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं और इसको ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी किडनीज़ इसकी बॉडी के दरमियान में होती हैं, और जहाँ पे इसकी बॉडी कैविटी की पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सीलोम की अंदर वाली साइड पे जो मेम्ब्रेन लगी होती है उसके साथ होती हैं। तो इनके अंदर भी जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है, लेकिन ये हमारे नेफ्रॉन जितने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। काम इनका ये होता है कि ब्लड के अंदर पैदा होने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिया, इस तरह की चीज़ों को, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा आयंस, वाटर और छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसको ये एक्स्ट्रा अगर है तो उसको निकाल के बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, और अगर उसकी स्टिल ज़रूरत है तो उसको बॉडी में वापस रीअब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे कैपिलरीज़ का एक गुच्छा पाया जाता है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, और वो फिल्ट्रेट यानी कि वो छाना हुआ पानी या मटेरियल जो इसके अंदर से निकलता है उसके अंदर से ज़रूरत पड़ने पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वापस, और जो बाकी का है उसको बॉडी से यूरिन की फॉर्म के अंदर बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये फ़िशेस के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उनकी किडनीज़ और उनके स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। तो ये जो ऊपर ए बी सी है, यानी कि ये और ये वाली डायग्राम, ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, और नीचे एनिमल्स दिखाए गए हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी की बेस के ऊपर इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इस डायग्राम को गौर से देखिएगा क्योंकि ये आपके नोट्स के ऊपर नहीं है। तो ये सबसे सिंपल वाला ही किडनी होती है जिसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट हैं ये इस शेप के होते हैं। इसको प्रोनेफ्रिक किडनी कहा जाता है। उससे एक नंबर ऊपर आती है मेटानेफ्रिक किडनी। प्रोनेफ्रिक पाई जाती है मेनली हेमिकोडेट्स वगैरह के अंदर, जो कि आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़े थे ना, उनके अंदर। उसके बाद आती है मीज़ोनेफ्रिक किडनी, यानी कि थोड़ी दरमियानी टाइप की होती है और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भी मीडियम लेवल पे आती है। तो अब ये बोने फिशेस के अंदर होती है, शार्क्स के अंदर होती है, और ये मेंढक है यानी कि एम्फीबियंस के अंदर होती है। उससे एक नंबर ऊपर आती है मेटानेफ्रिक किडनी, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसके न्यूरॉन्स भी और तरह के होते हैं, सॉरी नेफ्रॉन्स। और ये आती है रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, और इंसान भी मैमल है उसके अंदर भी यही वाली किडनी होती है। नेक्स्ट है ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले आता है फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर का मतलब होता है इस तरह का पानी जिसके अंदर डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस यानी कि साल्ट्स और आयंस वगैरह बहुत थोड़े होते हैं। तो ये मेनली 0.03% से 0.3% होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाएं तो 1% से कम ही होते हैं। उसी को फ्रेश वाटर कंसिडर किया जाता है। तो फिर वाटर के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे साल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती जाती है तो वाटर के लेवल चेंज होते जाते हैं।
यानी कि ब्रेकिश वाटर, उसके बाद एक हाई साल्ट वाला सॉल्यूशन जिसको ब्राइन कहा जाता है वो, और मेरीन वाटर। इसका टेबल आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ ना याद करवा दिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात मेरे माइंड से निकल जाता है, मैं सेंड नहीं करता। तो आप लोग याद करवा दिया करें तो मैं आपको सेंड कर दिया करूँगा। खैर, वाटर की जो ऑस्मोटिक अपटेक होती है इसके लिए गिल्स यूज़ होते हैं, माउथ यूज़ होता है और इंटेस्टाइन यूज़ होती है। मतलब जो खाई हुई फूड है वहाँ से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद जो आयंस हैं ये एक्सक्रीशन और डेफिकेशन वगैरह से जाते हैं। तो होता ये है, मतलब रूल ये होता है कि जितने आयंस वगैरह बॉडी से बाहर जा रहे हैं उतने ही आयंस वापस एब्जॉर्ब कर लिए जाएं, बल्कि साथ के साथ एब्जॉर्ब किए जाएं, ताकि बॉडी के अंदर किसी तरह की डेफिशिएंसी ना आए। तो दो इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं। पहला ये कि बॉडी के अंदर एक्सेसिव वाटर का आना और एक्सेसिव आयंस का जाना रोका जाए। इसी वजह से ये होता है कि फ्रेश वाटर के अंदर आयंस की जो रिलेटिव परसेंटेज है वो फ़िश की बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है, उसके सराउंडिंग वाटर के अंदर कम होती है। वही एफएससी वाला ही है। तो फ़िश की बॉडीज़ के अंदर से साल्ट्स और आयन बाहर जाते हैं और पानी अंदर आता है। अब पानी चूँकि ख़ुद ब खुद अंदर आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का फ़र्क है, इस वजह से जो फ्रेश वाटर फ़िशेज़ होती हैं ये कभी भी पानी नहीं पीती, सिर्फ खाना खाते हुए कोई पानी थोड़ा बहुत पीती हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं। दूसरा, फ्रेश वाटर फ़िशेस के अंदर जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, इनका ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन भी बड़ा होता है और इनका जो ट्यूब्यूल सिस्टम है जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है ये छोटा होता है। इसके अंदर से मोस्टली आयंस को ये अपने यूरिन के प्रोडक्शन के दौरान ही वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है, यानी कि उसके अंदर वाटर तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसके अंदर जो साल्ट्स और आयंस हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। ठीक इसके अंदर ये राइट साइड वाली जो पिक्चर है इसको ज़रा फोकस करें। ये इसकी की है, जो स्काई ब्लू कलर का एरो है ये वाटर को शो करता है, और जो डार्क ब्लू कलर का एरो है ये साल्ट्स को शो करता है। तो इसके माउथ से शुरू होती है फ़िश, तो यहीं से देखना शुरू करेंगे। तो फ़िश आयंस और वाटर अपनी डाइट के ज़रिए लेती है, वो इनफ नहीं होते, इसलिए ये बाकी के जो साल्ट्स और आयंस हैं अपने गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब गिल्स के थ्रू उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर भी एब्जॉर्ब होता रहता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फ़र्क है। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो फ़िश होती है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर साल्ट साइंस ना होने के बराबर होते हैं, वाटर बहुत ज़्यादा होता है। मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर इसका अपोजिट होता है। अब मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर ये होता है कि पानी के अंदर साल्ट्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 35% साल्ट्स होते हैं। आप ऐसे समझें कि अगर आपके पास मेरीन वाटर की मतलब क्वांटिटी है 100 ml, तो उसके अंदर से 35 ग्राम साल्ट निकलेगा उसमें से। या मेरीन वाटर अगर आपके पास 1 लीटर या 1 kg है, पानी का 1 लीटर और 1 kg बराबर होता है, बाकी लिक्विड्स का 1 लीटर और 1 kg बराबर नहीं होता। तो 1 किलो पानी के अंदर से 350 ग्राम उसके अंदर सिर्फ साल्ट ही होते हैं, डिफरेंट तरह के। अब पानी में साल्ट्स इतने ज़्यादा हैं इसके मुकाबले में जो फ़िश है, फ़िश की बॉडी के अंदर साल्ट्स इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा कम होते हैं। तो ये 1% के आसपास होते हैं। इसलिए क्या होता है कि साल्ट्स की रिलेटिव परसेंटेज बाहर ज़्यादा, इसलिए साल्ट्स इसकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, और पानी की रिलेटिव परसेंटेज फ़िश की बॉडी में ज़्यादा, इस करके पानी इसकी बॉडी से बाहर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो मेरीन फ़िशेस होती हैं लगातार पानी पीती हैं और बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं, क्योंकि पानी इनकी बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर जा रहा है। अब उस पानी के साथ भी एक्स्ट्रा साल्ट्स आते हैं, उसको एक्सक्रीट करने के लिए ये अपने दो ऑर्गन्स यूज़ करती हैं। नंबर 1 तो अपनी किडनीज़ को यूज़ करती हैं, और जो यूरिन ये प्रोड्यूस करती हैं उसके अंदर वाटर की परसेंटेज बहुत कम होती है, साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस करके इनका यूरिन इंतहाई कंसनट्रेटेड यानी कि गाढ़ा होता है, और ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा,
इसके जो गिल्स होते हैं वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यानी कि विद द यूज़ ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रा साल्ट्स को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। तो फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर फिशेस के अंदर ये मैकेनिज़्म अपोजिट है। और अगर आप में से किसी के माइंड में क्वेश्चन आता है कि वो वाली फ़िशेस जो मेरीन वाटर में रहती हैं फिर वहाँ से वापस माइग्रेट करके फ़्रेश वाटर में आती हैं, वहाँ पे अंडे दे के मर जाती हैं, उनके बच्चे फ़्रेश वाटर में पैदा होते हैं, मेरीन में जाके सारी ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर वापस अंडे देने के लिए फ़्रेश वाटर के अंदर आते हैं, उनके अंदर फिर क्या मैकेनिज़्म होगा, मेरीन फ़िश वाला या फ्रेश वाटर फ़िश वाला? तो इसका आंसर ये है कि उनके अंदर दोनों ही मैकेनिज़्म होते हैं। जब वो फ्रेश वाटर में होती हैं तो उनकी इंटरनल होम्योस्टेटिक स्ट्रेटजीज़ बदल जाती हैं और जब वो मेरीन वाटर में जाती हैं तो स्ट्रेटजीज़ फिर से बदल जाती हैं और उनके नेफ्रॉन दरमियानी लेंथ के होते हैं, मतलब लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन इसमें छोटा होता है, इसमें बहुत लंबा होता है, और ये जो माइग्रेटरी फिशेज़ होती हैं उनमें दरमियानी लेंथ का होता है। अच्छा, ये वही चीज़ है सारी वो हो गई कि इसके मतलब कि अपने गिल्स के थ्रू भी एक्स्ट्रा साल्ट्स को अब्जॉर्ब करती हैं वगैरह वगैरह। तो मेरीन फिशेस के लिए प्रॉब्लम्स फ्रेश वाटर फिश के अपोजिट होते हैं। तो इनके इन्वायरमेंट के अंदर 3.5% की वैसे भी ज़्यादा आयंस होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर बहुत कम 0.65% होते हैं। इसलिए वही चीज़ के आयंस पानी से इनकी बॉडीज़ के अंदर आते हैं और इनकी बॉडीज़ के अंदर से जो पानी है वो बाहर को जाता है। नतीजे के तौर पे इनको डिहाइड्रेशन से मरने का ख़तरा होता है। चीज़ इंटरेस्टिंग है कि फ़िश समंदर के अंदर रह रही है फिर भी पानी की कमी से मर जाती है। इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए लगातार पानी पीती हैं और लगातार एक्स्ट्रा आयंस को एक्सक्रीट करती हैं। इस काम के लिए अपनी किडनीज़ और अपने गिल्स को यूज़ करती हैं। गिल्स पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से उनको एक्सक्रीट किया जाता है, किडनीज़ के अंदर से फिल्ट्रेशन से। तो इनका ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन छोटा होता है, लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन बहुत लंबा होता है, ताकि ब्लड को लंबा चक्कर दे कि उसके अंदर से ज़्यादा साल्ट्स और आयंस को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, ये वही सेम डायग्राम है जिस तरह की हमने पीछे भी डिस्कस की थी, मैरीन वाटर वाली फ़िश और फ्रेश वाटर वाली फ़िश के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट आता है ऑस्मो रेगुलेशन इन एलास्मोब्रैंक्स, यानी कि जो शार्क्स वाला ग्रुप है वो। अच्छा, तो शार्क्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बाकी सभी दुनिया की फ़िशेस से अनोखा होता है। ये क्या करते हैं कि अपने नाइट्रोजनस फेस जितनी भी फ़िशेज़ हैं बनते तो सब के अंदर ये अमोनिया की फॉर्म में ही और अमोनिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। लेकिन शार्क्स क्या करती हैं कि इनको अपने लिवर के अंदर लेके जाती हैं और इनको यूरिया में कन्वर्ट करती हैं। जैसे सेम इंसानों के अंदर भी जितना भी अमोनिया बनता है उसको यूरिक एसिड यूरिया वगैरह में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ शार्क्स के लिए यूनिक है और ये इनकी एक स्ट्रेटजी है जिसकी डिटेल अभी आएगी। तो ये इस यूरिया को अपनी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। मतलब ये कि इसकी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर यूरिया आ जाता है, इसके टिश्यूज़ जो होते हैं ये उनकी मतलब कि जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो फिल हो जाती है और ये सी वाटर के आइसो ऑस्मोटिक हो जाते हैं। यानी कि जितनी आयंस की कंसंट्रेशन सी वाटर के अंदर है उतनी ही फ़िश के टिश्यूज़ के अंदर भी हो जाती है। इससे ये होता है कि फ़िश के आयन और वाटर का बैलेंस और मैरीन वाटर के आयन और वाटर का बैलेंस एक ही जितना हो जाता है। तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इनको ना वो पानी पीना पड़ता है, तो ना एक्स्ट्रा साल्ट्स एक्सक्रीट करने पड़ते हैं, ना इनकी बॉडी के अंदर आते हैं। साल्ट्स अगर आ भी जाएंगे तो टिश्यूज़ के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वहाँ पे तो इन्होंने पहले से ही यूरिया जमा किया हुआ है और हर खाली जगह वो जो वैलेंसियाँ वगैरह होती हैं सारी वो यूरिया से फिल की हुई हैं। तो यूरिया चूँकि आप लोगों को पता है कि लेस टॉक्सिक है और इसको बॉडी के अंदर अगर कुछ टाइम के लिए जमा करके रखा जाए भी तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो शार्क्स चूँकि करोड़ों सालों से यही काम कर रही हैं, इस करके इनको यूरिया के साथ रहने की आदत है और ये इसको अपने टिश्यूज़ में लेके बड़े आराम से फिरती रहती हैं। ठीक, तो ये भी एलास्मोब्रैंक का है, यानी कि शार्क्स के अंदर ही ऑस्मो रेगुलेशन को शो किया जाता है। चूँकि शार्क्स गोश्त खाती हैं
गोश्त के अंदर प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को जब डाइजेस्ट किया जाता है तो डीएमिनेशन के प्रोसेस के अंदर जो अमोनिया है वो अलहदा हो जाता है, यानी कि अमाइनो ग्रुप, ये टॉक्सिक है। तो ये इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती हैं, ये काम इसका लिवर करता है। तो या तो इसको अपने ब्लड के अंदर मतलब कि एज आ सोल्यूट रखती हैं या अपने टिश्यूज़ के अंदर रखती हैं। उससे क्या होता है कि इनकी बॉडी ऑलरेडी कंसनट्रेट हो जाती है, बाहर से साल्ट और आयंस नहीं आते, और फर्दर ये कि ये अपने गिल्स के थ्रू भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक हो गया। तो ये नीचे यही दिखाया गया है कि बॉडी के अंदर जो इनका ब्लड और बाकी टिश्यूज़ हैं जब वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हालत के अंदर होंगे यूरिया की वजह से, तो फर्दर साल्ट्स उसके अंदर आके मिक्सअप नहीं हो सकते, इस करके ये बड़ा खुश खुश फिरती रहती है। ठीक हो गया। तो यानी कि शार्क्स के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ हैं ये बाकी फ़िशेस वगैरह की निस्बत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अच्छा, अब शार्क्स चूँकि इस तरह से अपनी बहुत सारी एनर्जी बचा लेती हैं, क्योंकि ना तो इनको एक्स्ट्रा पानी पीना पड़ता है, ना एक्स्ट्रा साल्ट्स आते हैं, ना उनको एक्सक्रीट करने पे या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर निकालने पे ज़्यादा एनर्जी का खर्चा होता है। इस करके अब जो एनर्जी बच गई इसको ये दूसरे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो वो तरीके इनके लगातार ये जो तैरती हैं, इनके रेस्पिरेटरी प्रोसेस आपने पीछे पढ़े थे, और इनकी जो प्रेडेटरी स्ट्रेटजीज़ है उनके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये टाइम के साथ साथ यूरिया के हाई लेवल बर्दाश्त करने के लिए भी अडाप्टेड हो चुके हैं, क्योंकि अगर बाकी किसी एनिमल के अंदर यूरिया ज़्यादा अरसे तक जमा रहे तो उसके एंजाइम सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाता है और उसका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं चलता। लेकिन जो शार्क्स हैं ये यूरिया होने के बावजूद इनके एंजाइम्स ठीक से काम करते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म भी सही से चलता रहता है। इसके अलावा शार्क्स के अंदर एक स्पेसिफिक ग्लैंड पाया जाता है जिसको रेक्टल ग्लैंड कहा जाता है। तो ये इसके ब्लड के अंदर से एक्स्ट्रा सोडियम क्लोराइड यानी कि वो जो साल्ट इसके अंदर आ जाता है उसको छान के अलहदा कर देता है और उसको क्लोएका के ज़रिए बाहर निकाल देता है। तो शार्क्स के अंदर वंस अगेन ये एक यूनिक करैक्टर है, क्योंकि ये करैक्टर इससे अगले वाले ग्रुप्स के अंदर यानी कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स का करैक्टर है। तो क्लोएका का मतलब ये कि ये कॉमन ओपनिंग है जहाँ से एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं बॉडी से बाहर जाते हैं। तो मैमल्स के अंदर इन तीनों सिस्टम्स की ओपनिंग्स अलग-अलग होती हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट एक्सक्रीट करने के लिए अलग, एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के वेस्ट एक्सक्रीट करने का पाथवे अलग, और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए पाथवे अलग। लेकिन बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर और ये वाले शार्क्स के अंदर ये एक ही होता है। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन डायाड्रोमस फिशेस। तो डायाड्रोमस फिशेस जिनकी हमने पीछे बात की थी माइग्रेटरी फिशेस होते हैं जो फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर के इन्वायरमेंट के दरमियान में माइग्रेट करते हैं। इसके अंदर सालमन आती है जिसकी जीनस ऑन्कोरिंकस है, मैरीन लैम्प्रेज आती हैं जिसमें पेट्रोमाइजोन आती है। तो ये सी से फ्रेश वाटर में आते हैं, वहाँ पे अंडे देते हैं और इसके जो बच्चे होते हैं वो फिर अंडों से निकल के वापस मैरीन वाटर में चले जाते हैं। इसी तरह से फ्रेश वाटर ईल यानी कि एंगविला, ये फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में जाती है और वहाँ पे जाके अंडे देती है और इसके बच्चे वापस फ्रेश वाटर में आते हैं। तो डायाड्रोमस का मतलब यही कि 2 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर ये माइग्रेट करते हैं, और डायाड्रोमस फिशेस के लिए लाजमी है कि इनकी बॉडी के सिस्टम्स, ख़ास तौर पे इनके गिल्स इस काबिल हों कि ये इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने गिल्स के थ्रू साल्ट्स और आयंस को अपटेक कर सकें या उनको एक्सक्रीट कर सकें। तो ये इनकी ज़िंदगी में चूँकि दोनों स्टेजेस आती हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाली भी, मेरीन वाटर में रहने वाली भी, इसलिए ये इस चीज़ को कर सकती है, मतलब कि टैकल कर सकते हैं। तो इनको भी इस चीज़ का पता होता है कि हमने इस वक्त हमारा सिस्टम एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, और अभी हमने माइग्रेट करना है या नहीं। एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि यंग सालमन जो कि भी अंडों से निकली हैं, छोटी हैं,
ये तब तक मेरीन वाटर या सी के अंदर नहीं जाती जब तक इसके गिल्स के ऊपर वो सेल नहीं बन जाते जो कि आयंस को सेक्रीट कर सकते हैं। जब तक ये फ्रेश वाटर में रहते हैं अपने गिल्स के थ्रू साल्ट्स और आयंस को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। जैसे ये मेरीन वाटर में चली जाती हैं वाटर की केमिस्ट्री बदल जाती है। अब ये अपने गिल्स के थ्रू साल्ट्स और आयंस को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये डायड्रोमस फिशेस का थोड़ा सा लाइफ साइकिल है। ये इसके एडल्ट्स हैं जो कि अंडे बच्चे देने आए हैं, ये इनके अंडे हैं और ये इसके अंदर से इसके छोटे छोटे मतलब बच्चे निकलते हैं। 3 से 16 मंथ स्टेज है, उसके बाद 6 मंथ से 4 ईयर स्टेज है और उसके बाद ये जो ब्लू कलर का दायरा बना हुआ है मतलब क्या है कि ये यहाँ पे समंदर में एंटर हो गए। तो 6 महीने से 4 साल का दौरानिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से वापस रिवर में आएंगे और यहाँ पे अंडे देंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो अब ये और ये वाइट वाला ये मैरीन वाटर है, ये फ्रेश वाटर है, दोनों में रहने के लिए बॉडी की जो ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ हैं वो अलग-अलग होती हैं। ठीक है, ये भी इसकी माइग्रेशन को ही शो करता है और ये अपने पाथवे के दौरान सबसे पहले जाते हैं रिवर्स के अंदर जहाँ पे अंडे देते हैं, अंडे इनक्यूबेट करते हैं, उसके बाद अंडे से निकलते हैं। और इन कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये होता है कि वहाँ पे अंडे दे के मर जाते हैं, कुछ के अंदर वो वापस समंदर में चले जाते हैं, मरते नहीं हैं। तो अब यहाँ पे जो एडल्ट्स हैं अंडे दे के वापस समंदर के अंदर चले गए, वापस समंदर में जाने से इनकी स्ट्रेटजीज़ और मैकेनिज़्म फिर से बदल जाता है। इनके वो वाले बच्चे जो भी फ्रेश वाटर के अंदर हैं वो पहले फ्रेश वाटर में कुछ टाइम गुजारते हैं, उसके बाद वो टाइम गुजारते हैं एस्चुरी के अंदर। एस्चुरी उस एरिए को कहते हैं जहाँ पे दरिया और समंदर आपस में मिलते हैं। दरिया में फ़्रेश वाटर होता है, समंदर में मेरीन वाटर होता है। यहाँ पे साल्ट साइंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। एस्चुरी चूँकि दरमियानी इलाका है, यहाँ पे साल्ट आयन की परसेंटेज दरमियानी होती है। तो यानी कि बिल्कुल लो पे, फिर दरमियानी एरिया पे और उसके बाद हाई वाले एरिया के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से इनके इंटरनल सिस्टम्स ग्रेजुअली चेंज होते जाते हैं। तो एक्सक्रीशन इन फिशेस के अंदर नेक्स्ट है कि नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो होते हैं इनको एक्सक्रीट करने के अंदर फिशेस के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। मोस्टली फिशेस इसको तकरीबन 90% नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म के अंदर ही एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस काम के लिए ये अपने गिल सरफेस को यूज़ करते हैं और वहाँ से ये डिफ्यूजन या ज़रूरत पड़ने पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी एक्सक्रीट किया जा सकता है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपने वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट करते हैं। रीज़न ये है कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये पानी के अंदर ही रहते हैं और इनके आसपास खुला पानी है बहुत ज़्यादा। इस वजह से जैसी बॉडीज़ में अमोनिया बनता है, बॉडीज़ में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। आसपास चूँकि बहुत ज़्यादा पानी है, उसमें अमोनिया की रिलेटिव कंसंट्रेशन हमेशा कम ही होगी। इसलिए अमोनिया ख़ुद ही इनकी बॉडी से पानी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है और इनकी जान छूट जाती है। तो 90% तो ऐसे अमोनिया की फॉर्म के अंदर निकल गया, बाकी जो 10% बचा ये यूरिया की फॉर्म के अंदर, क्रिएटिन या क्रिएटिनिन की फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट किया जाता है। तो ये जो वेस्ट होते हैं ये अमोनिया की ही तब्दील शुदा शक्लें होती हैं या फिर इसके मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट स्टेजेस पे बनते हैं और इनको लिवर लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्लड में डाल देता है और ब्लड से किडनीज इसको फ़िल्टर करके निकाल देती हैं और बाहर एक्सक्रीट कर देती हैं। ठीक है, तो ये एक जो शार्क है उसकी इंटरनल एनाटॉमी है जिसमें यहाँ पे इसकी किडनीज भी दिखाई गई हैं।